हाय गाइस, दिस इज अभिषेक आर्या और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन 19 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सेक्शन 19 हमें ये बताता है कि अगर किसी एग्रीमेंट में किसी पार्टी के कंसेंट को कोअर्सन, फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन से लिया गया है तो ये कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा और इस एग्रीमेंट को वो पार्टी जिसके साथ फ्रॉड, कोअर्सन या मिसरिप्रेजेंटेशन करके उसका कंसेंट लिया गया है वो उसके ऑप्शन पे ये एग्रीमेंट जो है वो वॉइडेबल होगा। मीन्स वो चाहे तो इस एग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। लेकिन जिस पार्टी ने अपना कंसेंट फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन की वजह से दिया है वो चाहे तो ये इंसिस्ट कर सकता है, अगर वो ऐसा ठीक समझता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कंटिन्यू करना चाहिए, अगर वो ऐसा सोचता है कि वो इसी सिचुएशन में होता अगर उसे फैक्ट्स पहले ही रिप्रेजेंट कर दिए गए होते तो। सेक्शन 19 के कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर एक पार्टी के साथ कोई फ्रॉड हुआ है लेकिन उसने अपना कंसेंट जो इस फ्रॉड की वजह से नहीं दिया है तो इस केस में ये जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल नहीं होगा। और दूसरा एक्सेप्शन है कि अगर जिस पार्टी ने मिसरिप्रेजेंटेशन या साइलेंस, जो कि सेक्शन 17 के अंतर्गत फ्रॉडुलेंट मीनिंग में आता है, उसके कारण से अपना कंसेंट दिया है तो भी ये जो कंसेंट है वो फ्री कंसेंट माना जाएगा और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल नहीं होगा अगर उस पार्टी के पास में ये ऑप्शन होता कि वो ऑर्डिनरी डेलीगेंस से ट्रूथ का पता लगा सकता था। ऑर्डिनरी डेलीगेंस मतलब साधारण नॉर्मल मेहनत से वो इस बात का पता लगा सकता था कि उसके साथ ये फ्रॉड हो रहा है। अब इसके कुछ सेक्शन 19 के कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं कि पर्सन ए अपनी फैक्ट्री को पर्सन बी को धोखे से बेचना चाहता है तो इसके लिए वो पर्सन बी को फॉल्सली ये बताता है कि उसकी फैक्ट्री में किसी प्रोडक्ट के 500 आइटम एनुअली बनते हैं, लेकिन उसके फैक्ट्री में 500 आइटम एनुअली नहीं बनते, 400 आइटम ही बनते हैं एनुअली। फिर भी पर्सन बी उसके इस बात के कारण फैक्ट्री को खरीद लेता है। अब चूंकि उसने ये मिस रिप्रेजेंट करके अपनी फैक्ट्री को सेल किया पर्सन बी को तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ पर्सन बी। लेकिन अगर पर्सन बी ने पर्सन ए के फैक्ट्री के अकाउंट्स को चेक किया होता और उसने ये पाया होता कि उसके फैक्ट्री में 400 यूनिट ही बन रहे हैं उसको प्रोडक्ट के और उसके बाद भी पर्सन बी उस फैक्ट्री को खरीदता है तो इस केस में ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर कोई पर्सन ए पर्सन बी को अपने घर को मीन्स अपने ई स्टेट प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहा है और उसके लिए वो उसे ये बताता है कि उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर में किसी तरह का लोन नहीं है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी कहीं पे गिरवी नहीं रखी हुई है और बी इस वजह से उस प्रॉपर्टी को खरीद लेता है। लेकिन जब खरीदने के बाद बी को ये पता चलता है कि ये प्रॉपर्टी कहीं पे गिरवी रखी हुई है तो अब पर्सन बी के ऑप्शन पे है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड घोषित कर सकता है चूंकि ये एग्रीमेंट जो वॉइडेबल है, और या तो वो ये इंसिस्ट कर सकता है कि इस एग्रीमेंट को कंटिन्यू किया जाए और अगर पर्सन ए अपना जो भी लोन का अमाउंट है उसे रिडीम कर दे। और एक और एग्जांपल है कि कोई पर्सन ए है उसे ये पता चलता है कि पर्सन बी के घर के नीचे कुछ मिनरल्स हैं। अब उस पर्सन बी के घर की वैल्यू बढ़ गई तो अब वो मीन्स को अडॉप्ट करता है पर्सन ए कि ताकि ये इंफॉर्मेशन, मिनरल्स वाली इंफॉर्मेशन पर्सन बी को ना पहुंचे और वो बी को किसी तरह मनाता है कि वो उसके घर को बेच दे पर्सन ए को। अब पर्सन बी पर्सन ए को अपने घर को बेच देता है अंडर वैल्यू पे। तो अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पर्सन बी के ऊपर में है कि वो चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू कर सकता है या तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। थैंक यू।